Hello, my dear friends. Welcome to Net Study. I hope you all are doing well. Friends, आज हम बात करेंगे पार्ट 5 के बारे में। इसमें हमने कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लेके आए हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, आज इससे पहले हमने 3 पार्ट को और डिस्कस किया आपसे। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उसको वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहां से देख सकते हैं या ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं, पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया है। फ्रेंड्स, बात करते हैं द मिनीमाता डिसीज इज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस। इसमें पूछा गया है कि ये जो सब्सटेंस दिए गए, ये जो ऑप्शन दिए गए हैं जैसे मरकरी, लेड, ओजोन, आर्सेनिक, इसमें कौन सा ऐसा है जिससे मिनीमाता जो डिसीज होती है वो होती है। फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है। मरकरी के द्वारा जो होती है वो मिनीमाता जो डिसीज होती है, बीमारी होती है, इस मरकरी के द्वारा होती है। आई होप फ्रेंड्स ये डायरेक्ट यहां से ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी चीज है जिससे मतलब ये डिसीज होती है। तो आप ध्यान रखें कि जो मिनीमाता डिसीज होती है वो मरकरी के द्वारा होती है। आइए फ्रेंड देखते हैं अगले क्वेश्चन को। दूसरे क्वेश्चन में कहा गया फ्रेंड्स कि एक लिस्ट दी गई कि इंटरनेशनल एग्रीमेंट दिया गया और उसके साथ उसके प्रोविजन दिए गए हैं। इसमें हमसे पूछा गया कि कौन सा जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट है और उससे रिलेटेड जो प्रोविजन है उसको मैच करना है। अगर एक ही बात करें फ्रेंड्स, क्योटो प्रोटोकॉल ये क्या है, इसके बारे में हमें मैच करना है कि कौन सा इससे जो इससे रिलेटेड जो प्रोविजन है कौन सा इससे मैच कर रहा है। तो फ्रेंड्स, क्योटो जो प्रोटोकॉल होता है वो लीगली बाइंडिंग होता है, जो कि वो रिड्यूस करने के लिए क्या जो ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन होता है उसको रिड्यूस करने के लिए ये क्योटो प्रोटोकॉल जो एग्रीमेंट बनाया गया था वो ये है, जो कि हमें इसमें दूसरे में दिया गया है। तो इससे पहले का दूसरा सही हो जाएगा। अगर पेरिस एग्रीमेंट की बात करें तो पेरिस एग्रीमेंट क्या कहता है कि कैसे जो टेम्परेचर बढ़ रहा है वर्ल्ड का, उसको ग्लोबल का टेम्परेचर जो बढ़ रहा है वो उसको कैसे मतलब एक स्टेबल वे में रखा जाए, उसके बारे में यहाँ बात की जाती है। तो फ्रेंड्स, इसका जो बी का जो सही बनेगा वो डी बन जाएगा। कहा गया कि परसीव एफर्ट टू लिमिट द टेम्परेचर को कैसे लिमिट करना, जो मतलब इंक्रीज इवन फर्दर टू 1.5 डिग्री सेल्सियस। अगर रियो समिट की बात करते हैं जो कि सी में दिया गया, तो इसका जो सही बनेगा रियो समिट जो होगा इसको एक अर्थ समिट के नाम से जाना जाता है, जो कि हमें अगर इसमें देखते हैं प्रोविजन में तो ए में मिलता है, इस वजह से सी का पहला बन जाएगा। अगर इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करते हैं, जो कि फ्रेंड्स आपको ये बहुत अच्छी से पता होना चाहिए क्योंकि ये इंडिया के द्वारा ये इसको लॉन्च किया गया था, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जो कि बात करता है कि वो ये किसका इसमें प्रोविजन में देखा जाए, जो कि हमने 3 मैच कर लिया, एक बचा है जो कि इनिशिएटिव ऑफ इंडिया एंड फ्रांस, जो इंडिया और फ्रांस के साथ मिलकर, इंडिया ने फ्रांस के साथ मिलकर इसकी शुरुआत की थी। अगर ऑप्शन में देखें कौन सा ऑप्शन सही है, क्योटो प्रोटोकॉल का हमें दूसरा बन जाता है, जो कि इसमें पहले का दूसरा दिया गया, इसमें भी पहले का दूसरा दिया गया, सी में भी, और ये बी और डी ऐसे ही कट जाता है क्योंकि इसमें पहले का चौथा है और इसमें पहले का तीसरा है। अगर पेरिस एग्रीमेंट की बात करें, पेरिस एग्रीमेंट जो होगा वो तीसरे से मैच करेगा, जो कि परसीव करता है एफर्ट टू लिमिट टेम्परेचर, जो कि पहले बी का तीसरा इसमें दिया गया, इसमें बी का पहला दिया, इस वजह से ये वाला ऑप्शन भी कट हो जाएगा। जो हमारा ऑप्शन ए बचता है वही करेक्ट है। और देख लेते हैं पूरा, सी का पहला हो जाएगा, रियो समिट को अर्थ समिट के नाम से जाना जाता है। डी का चौथा हो जाएगा, जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है वो इनिशिएटिव है इंडिया का और फ्रांस का। आई होप फ्रेंड ये क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट, रियो समिट, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में थोड़ा बहुत अगर इसमें डिस्कस करें ब्रीफ में, तो फ्रेंड्स कहा गया अर्थ समिट को, जो रियो समिट है, कि ये 1992 में ये एग्रीमेंट हुआ था और ये रियो डिक्लेरेशन जो टर्म दिया गया था ये इसमें अटेंड किया गया था 150 कंट्रीज के द्वारा, और इसी वजह से इसको अर्थ समिट के नाम से जाना जाता है। इसमें डिस्कस क्या किया गया था, जो इन्वायरमेंटल
प्रॉब्लम है ग्लोबली लेवल पे, उसको इसमें डिस्कस किया गया था। और ये सबसे बड़ी, अब तक की सबसे बड़ी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी जो कि हिस्ट्री में, वो क्या थी कि इंटरनेशनल रिलेशन वाज आल्सो कॉल्ड, इसी वजह से इसको पार्लियामेंट ऑफ द प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। हमने थोड़ा इसमें मतलब बहुत ब्रीफ में फ्रेंड डिस्कस किया कि ये मतलब कहाँ से निकल के आई थी और इसको और अलग नाम से क्या जाना जाता है, ये कब सबमिट हुई थी, ये यहाँ पे बात की। अगर क्योटो प्रोटोकॉल की बात करें तो ये 1997 में हुई थी। और क्योटो प्रोटोकॉल जो होता है एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, और इसका एम क्या है कि टू रिड्यूस करना ग्रीन हाउस गैस को, यानी जो इसका उत्सर्जन ज्यादा हो रहा है ग्रीन हाउस गैस का, उसको कैसे रिड्यूस किया जाए उसके बारे में यहाँ इसका एम रखा गया। और क्योटो प्रोटोकॉल जो था वो अडॉप्ट किया गया था, क्योटो जो कि जापान में 11 दिसंबर 1997 को, और ये फोर्स में कब आया था, 16 फरवरी 2005 को ये फोर्स में आया था। यानी जो इफेक्ट में आया था क्योटो प्रोटोकॉल वो 16 फरवरी 2005 को आया था। और करंटली में अगर इसके मेंबर देखें तो 192 मेंबर हैं इसके, काफी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। आइए फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या कहा गया। पेरिस एग्रीमेंट के बारे में बात की गई कि पेरिस एग्रीमेंट जो होगा एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है कि किस लिए, कि कॉम्बैट करना क्लाइमेट चेंज को। क्लाइमेट चेंज जो बदलाव आ रहे हैं वो इसको कैसे मतलब इसे निपटा जाए उसके बारे में यहाँ ये एग्रीमेंट बनाया गया था। ये जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट है इसको बनाया गया था, और ये इसका जो एम था कि कैसे रिड्यूस किया जाए ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस इमिशन को, यानी जो ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस का जो उत्सर्जन हो रहा है इसको कैसे रिड्यूस किया जाए उसके बारे में यहाँ बात की गई। और कहा गया कि जो पेरिस एग्रीमेंट किसके अंडर में आता है, UNCCC के अंडर में आता है, यानी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के अंडर में ये आता है। अगर इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करें तो कहा गया कि यह प्रपोज किया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा, और ये इफेक्ट में कब आया था, ये इफेक्ट में आया था 6 दिसंबर 2017 को। लेकिन ये लॉन्च कब किया गया था, 2015 में इसको लॉन्च कर दिया गया था, लेकिन ये इफेक्ट 6 दिसंबर 2017 को आया था। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद बन सकता है फ्रेंड्स कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पे है। तो ये इसका हेडक्वार्टर फ्रेंड्स आप नोट डाउन कर लें, ये गुरुग्राम इंडिया में है। और ये ट्रीटी जो होती है इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, और इसमें कोई टारगेट नहीं है किसी कंट्री के, जितने भी इसके मेंबर हैं इस कंट्री के, इस ऑर्गेनाइजेशन की जो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है इसका कोई मतलब किसी भी मेंबर पर कोई टारगेट नहीं है, और कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है कि उन पर इंपोज नहीं किया जा सकता। आई होप फ्रेंड हमने जितनी बात की पेरिस एग्रीमेंट के बारे में, क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में, आप इसको जरूर नोट डाउन कर रहे होंगे। आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर भी हुई होंगी। आइए फ्रेंड देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तीसरे क्वेश्चन में कहा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। एसडीजी की यहां बात की गई कि एसडीजी के बारे में कौन सा इसमें हमें सही बनता है, और हमें कोड दिए गए हैं। पहले स्टेटमेंट कहा गया है कि देयर आर नोन एज ग्लोबल गोल एंड वर अडॉप्टेड बाय वर्ल्ड लीडर ऑन 25 सितंबर 2005। तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल सही है, ये ग्लोबल गोल के नाम से जाना जाता है, और इसको अडॉप्ट किया गया था वर्ल्ड लीडर, जितने भी दुनिया के जितने भी लीडर्स हैं उनके द्वारा, ये 25 सितंबर 2015 को। और जो एसडीजी था, एसडीजी जो है उसने रिप्लेस किया था किसको, उसने रिप्लेस किया था एमडीजी को, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को जो बनाया गया था वो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल को हटा के बनाया गया था, उसी की जगह पे बनाया गया था, जो कि एक्टिव हुआ था फ्रॉम 2005 टू 2015। ये गलत यहां से बन जाता। क्यों गलत बन जाता, ये वाला तो हमें सही बना कि ये ग्लोबल गोल के नाम से जाना जाता और ये पूरी दुनिया के वर्ल्ड लीडर इकट्ठे हुए थे और वो 25 सितंबर 2015 को मिले थे, तो इसको इसी वजह से ग्लोबल गोल के नाम से जाना जाता है। लेकिन ये जो दूसरा स्टेटमेंट ये इनकरेक्ट है, क्योंकि ये 2005 से नहीं बल्कि 2000 से ये जो शुरू हुआ था, जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल था, और ये 2015 से चला। फिर 2015 के बाद से हमें एसडीजी ने उसको रिप्लेस कर दिया। तीसरे स्टेटमेंट की बात करते हैं। तीसरे स्टेटमेंट कहा गया इट आल्सो इंक्लूड स्पेसिफिक गोल ऑन
इकोनॉमिक इंडिकेटर फॉर फर्स्ट टाइम, पहली बार ऐसा हुआ कि वो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पर जो था, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पे पहली बार इसमें कुछ स्पेसिफिक गोल्स रखे गए, स्पेसिफिक गोल को इंक्लूड किया गया, ये भी हमारा सही बन जाता है। और चौथे में कहा गया कि देयर आर टोटल 18 गोल्स इन द एजेंडा, ये जो एग्रीमेंट हुआ, ये जो एजेंडा है, इसमें 18 गोल नहीं फ्रेंड 17 गोल है, इस वजह से ये भी गलत बन जाता है। अगर पांचवा स्टेटमेंट की बात करें तो एसडीजी जो ये बना था 2015 में, कहा गया कि ये लीगली बाइंडिंग है, नहीं ये लीगली बाइंडिंग नहीं है, इस वजह से ये भी गलत हो जाता है, ये नॉन लीगली बाइंडिंग है। तो हमारा जो स्टेटमेंट 1 और 3 सही है। देखते हैं किस ऑप्शन में ये सही है। ऑप्शन ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। आइए फ्रेंड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में तो ब्रीफ में डिस्कस करें। इसके कुछ पॉइंट है फ्रेंड्स, आप नोट डाउन कर ले जरूर, कि एसडीजी जो था उसने रिप्लेस किया किसको, एमडीजी को। जो मतलब एमडीजी की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, जो 2000 में आया था और 2015 तक चला, यानी 15 साल का ये गोल रखा गया था। और अब इस वक्त क्या है, एसडीजी है, जिसको ये भी 15 साल का गोल है, जो 2030 तक चलेगा ये। और कहा गया कि ये ग्लोबल गोल के नाम से जाना जाता है, जो अडॉप्ट किया गया था वर्ल्ड लीडर के द्वारा, जो 25 सितंबर 2015 को था। और इसमें 17 गोल्स हैं जो इंटरकनेक्टेड हैं, यानी जो जितने भी इसमें 17 गोल्स हैं वो एक दूसरे से इंटरलिंक करते हैं, क्योंकि जब एक सक्सेस होगा तो एक सक्सेस होने के बाद उसको दूसरे को भी मोटिवेट मिलेगा सक्सेस होने के लिए। आई होप फ्रेंड्स ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में हमने जो थोड़ा बहुत डिस्कस किया आप इसको समझ गए होंगे। आइए देखते हैं सस्टेनेबल गोल में जो 17 गोल है उसमें क्या क्या है फ्रेंड्स। अगर थोड़ा बहुत इसके बारे में देखें फ्रेंड्स, तो पहला जो गोल है इसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, वो कहा गया कि नो पॉवर्टी, यानी पॉवर्टी को कैसे खत्म किया जाए, जीरो हंगर को कैसे मिटाया जाए, और गुड हेल्थ एंड वेलबींग। फ्रेंड्स पहला अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, पहला ये जो गोल है नो हंगरी और नो पॉवर्टी, और दूसरा गोल की जो नो हंगरी की बात कर रहे हैं, या क्वालिटी एजुकेशन की बात करें, या जेंडर इक्वालिटी की, ये जो मोटी मोटी चीजें आपको जरूर माय डियर फ्रेंड पता होनी चाहिए। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में बनता है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो चौथा गोल है वो कौन सा है, क्वालिटी एजुकेशन हो जाएगा। पांचवा गोल कौन सा है, जेंडर इक्वालिटी हो जाएगा। ये मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है यहां से। और इसी तरह आप सभी गोल को भी अच्छे से पढ़ सकते हैं, जो कि आपकी नॉलेज में होना काफी ज्यादा जरूरी है। जैसे 13वां गोल क्लाइमेट एक्शन के बारे में, जो कि काफी न्यूज में रहता है, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और लाइफ ऑन लैंड की भी बात करते हैं, या पीस जस्टिस एंड स्ट्रांग इंस्टीट्यूशन की बात करें, या पार्टनरशिप फॉर गोल्स की बात करें। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फ्रेंड, लेकिन आप याद रखें पहले गोल को, दूसरे गोल को, और चौथा और पांचवें गोल को, और जो कि ये 13वां गोल है ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसको नोट डाउन जरूर कर लें ताकि आने वाले एग्जाम में आपके लिए ये काफी बेनिफिट साबित हो। आइए फ्रेंड्स देखते हैं अगले क्वेश्चन को। चौथे क्वेश्चन में कहा गया कि कंपोनेंट्स बताना। हमें इसमें लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दी गई है। लिस्ट 1 में कहा गया है कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट के कंपोनेंट ये जो दिए गए हैं, और इसमें बताया गया उसके फीचर क्या क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, उसकी खासियत क्या है, उसके बारे में हमसे कहा गया। पूछा गया कि जो एक किससे मैच करने के लिए इसमें कहा गया लिथोस्फीयर क्या होता है, उसके बारे में कहा गया। लिथोस्फीयर जो होता है द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ कॉल्ड क्रस्ट विच इज मेड डिफरेंट मिनरल्स, जो अलग अलग मतलब मिनरल से होके बनती है, जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको क्रस्ट नाम से जाना जाता है, और जो कि ये लिथोस्फीयर से मैच करती है। यानी पहले का चौथा देख रहे हैं फ्रेंड, ऑप्शन बी में ये मिलता है, जो कि ये भी गलत हो जाता है, सी भी गलत हो जाता है, और डी भी गलत हो जाता है। इससे हमारे यही डायरेक्ट हमें पता चल जाता है, सिर्फ एक को हमने मैच किया, यहां पे हमें पता चल गया बी ऑप्शन सही है। अगर फिर फ्रेंड्स अगर थोड़ा मतलब इसको डिटेल में देखें तो बी का पहला क्या है, हाइड्रोस्फीयर क्या होता है,
कि comprises all form of water bodies on earth including oceans, seas, rivers, lakes, ponds and stream। यानी जितनी भी मतलब वाटर बॉडीज को ये जो अर्थ पर वाटर से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उसको इंक्लूड करता है। ये हाइड्रोस्फीयर। एटमॉस्फेयर की अगर जो बात करें फ्रेंड्स तो ये कह रहा है कि गैसियस लेयर ओवरलैपिंग द अर्थ, जो अर्थ को ओवरलैप करता है ये गैसियस लेयर होती है जो कि एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। अगर बायोस्फीयर की बात करें, जिस कहा गया कि ऑल द रीजन्स ऑन अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट, यानी जहां पे जीवन का मतलब जहां जीवन जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, लाइफ एग्जिस्ट कर रही है वो रीजन पे, तो बायोस्फीयर से ये मैच कर रहा है। इस वजह से जो हमारा करेक्ट आंसर बनेगा वो ऑप्शन बी बनेगा। आई होप फ्रेंड ये लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर क्या होता है आप इसके बारे में जरूर समझ गए होंगे। और फ्रेंड्स ये हमने सारी चीजें या क्वेश्चन में हमने आपसे डिस्कस कर ली कि ये 100 किलोमीटर तक ये पाया जाता है और ये पाया जाता है किसमें, लैंड पे भी और ओशियन पे भी। हाइड्रोस्फीयर क्या होता है इसके बारे में हमने आपसे बात की, ये कॉम्प्राइजेज ऑफ फॉर्म ऑफ वाटर बॉडीज वगैरह होती है जैसे सीज, ओशियन वगैरह, ये सब हो गए। ये कवर करता है 70% अर्थ सरफेस को, यानी अर्थ का जो सरफेस है उसके 70% को ये कवर करता है। यहां से फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फ्रेंड्स अगर बात करें अगर बायोस्फीयर में अगर बात करें जो कि हमने ये बात कर ली पहले भी, और ये आप नोट डाउन यहां से कर लें कि बायोस्फीयर जो ये टर्म जो क्वाइन किया गया था वो एक एडवर्ड स्यू के द्वारा क्वाइन किया गया था जो कि एक जियोलॉजिस्ट थे। आइए फ्रेंड्स देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन में कहा गया कि पांचवा क्वेश्चन में कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द हेल्थ इफेक्ट ऑफ वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो हेल्थ इफेक्ट होगा किससे, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड से, वो क्या क्या होगा उसके बारे में पूछा गया। स्टेटमेंट 1 में देखें तो आई, नोज एंड थ्रोट इरिटेशन, क्या इस वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड से हेल्थ पे इफेक्ट इस पे पड़ेगा? जी हाँ दोस्तों इस पे भी पड़ेगा। अगर बी की बात करें हेडेक, लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड नोसिया, ये भी करेक्ट बन जाएगा क्योंकि जो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड से ये चीजें हेडेक वगैरह, लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड नोसिया पे भी जो ये हेल्थ इफेक्ट जो पड़ेगा इससे होगा। अगर सी की बात करें, सी डैमेज टू लीवर को डैमेज करेगा, किडनी को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी डैमेज करेगा, ये भी सही बन जाता है। इस वजह से हमारा जो ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। आई होप फ्रेंड्स ये सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो फ्रेंड, वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा शेयर करें। अगर आप इस चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।